चलिए अब आते हैं इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस पे। भाई कुछ देर पहले तो हम बड़ी बातें कर रहे थे कि डिकम्पोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा समझ भी लें कि इस डिकम्पोजिशन में ऐसी क्या खास बात है कि ये इसे इतना इंपॉर्टेंट बना दे रहा है। चलिए देखते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करना इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, व्हाटएवर, दोनों में ब्रेक करना इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। इसमें डिकम्पोजिशन के बाद जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वो हमें वाटर मिलेगा, वो हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑल दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। मुझे इन सब को यूज़ करना है। इन्हें तो मैं नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल और वाटर को जो हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनके थ्रू मैं इन्हें यूज़ कर लूँगी। So these will be used in biogeochemical cycle, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको रिसाइकलिंग में हम यूज़ कर लेंगे। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी एक फिनोमिनन होती है जिसके कारण सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को फिर से एनरिच कर दिया जाता है सो दैट दीज न्यूट्रिएंट्स विल बी यूटिलाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। सो दिस एंटायर फिनोमिनन इज नोन एज डिकम्पोजिशन। और इस डिकम्पोजिशन के बाद हम टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जो जनरेट हुआ है उसको रिड्यूस कर चुके होते हैं, राइट। अब देखिए ये जो डेट्राइटस है हमारे पास, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, है ना। डेट्राइटस किसे बोलते हैं बेटा? डेट्राइटस का मतलब होता है डेड रिमेन्स, है ना, चाहे प्लांट्स के हों चाहे एनिमल्स के हों। तो जो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के उन्हें हम बोलते हैं डेट्राइटस। और जो इन्हें कंज्यूम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स, राइट। जो फूड चेन होती है दैट इज डेट्राइटस फूड चेन। ये ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व हैं, है ना। मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए बेटा? हमने बात की है डिकम्पोजर्स की, जैसे हमारे बैक्टीरियाज हो गए, फंजाई हो गए, ये सब क्या है? मेरे डिकम्पोजर्स हैं। तो इन डिकम्पोजर्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और यही डेट्राइटस फूड चेन का एक पार्ट भी है। एक इम्पॉर्टेंट डेट्राइटिवोर मेरे पास और है विच इज़ कॉल्ड एज अर्थवर्म, है ना, फार्मर्स फ्रेंड। सुनते आए हैं ना आप जूनियर क्लासेस से कि जो फार्मर का फ्रेंड है उसे हम बोलते हैं अर्थवर्म, या अर्थवर्म को हम बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। क्यों? क्योंकि अर्थवर्म सॉइल को ह्यूमस में कन्वर्ट करता है और अर्थवर्म वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्लस एरिएशन इंट्रोड्यूस करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो इन अ लेसर एक्सटेंट, लेकिन एरिएशन इंट्रोड्यूस करता है। एरिएशन किसी भी सॉइल के अंदर जब अच्छा होगा तो प्लांट की रूट्स अच्छे से ब्रीद कर पाएंगी। आर यू गेटिंग? इट्स सो ईजी, है ना। एक बार समझ के देखिए। आपने देखा होगा जो गार्डनर्स होते हैं ना वो सॉइल को क्या करते हैं? अपसाइड डाउन टर्न करते हैं, प्लोइंग करते हैं, है ना। फील्ड्स की भी प्लोइंग की जाती है। तो ये क्यों किया जाता है बेटा? सिर्फ इसीलिए ताकि एयर का सर्कुलेशन वहाँ पे अच्छा हो सके। तो एयर का सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉइल को टर्न अपसाइड डाउन करते रहते हैं और ऐसा करने से सॉइल विल बी रिच इन एयर, इजंट इट? बट अगर आप वो सब नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अर्थवर्म्स को यूज़ कर लीजिए। ये अर्थवर्म्स जो हैं ये काम खुद ही कर देने वाले हैं, इसीलिए इन्हें हम फार्मर्स फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज फार्मर्स फ्रेंड्स, राइट। सो दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ऑल्दो आपने देखा हुआ है अर्थवर्म। चलिए ज़रा इंपॉर्टेंट स्टेप्स देख लेते हैं कि हमारे ये अर्थवर्म भी जब परफॉर्म करते तो क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है बेटा। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, I have bigger molecules. These bigger molecules are converted into smaller substances. That is what is called as fragmentation. मैंने fragment कर दिए ना बेटा, बड़े टुकड़ों को, बड़े जो पीसेस थे, क्रम्स थे, उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? सॉइल अच्छा बनेगा, है ना। और जितना अच्छा आपके पास सॉइल होगा ना बेटा उतना अच्छा आपका प्लांट उसकी अपनी अपनी जो रूट्स हैं उनको स्प्रेड कर पाएगा। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट कर देने की प्रोसेस। द सेकेंड इज लीचिंग। जब आप बिगर सब्सटेंसेस को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ मिनरल्स भी रिलीज होते हैं। ये मिनरल्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। तो ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रिपेयर हुए हैं, ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रिलीज होंगे, ये सारे सॉल्ट्स कहाँ लीच आउट होते हैं?
ये जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं ये कहाँ लीच आउट होंगे बेटा? These will leach out in the soil. धीरे धीरे ये ड्रॉप होते होते या लीच होते होते सॉइल की इनर लेयर्स पे जाएंगे. फॉर सपोज ये मेरे पास टॉप लेयर है, फिर नीचे की कुछ सब्सिक्वेंट लेयर्स हैं, तो जो भी मिनरल्स हैं यहाँ पे ऊपर वो धीरे धीरे पानी के साथ जब जाएंगे ना तो नीचे नीचे की लेयर्स पे पहुँचेंगे और हल्के हल्के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. इसे हम बोलते हैं लीचिंग. तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स विल बी लीच आउट इन द डीपर लेयर्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन. भाई बड़े पीस थे बेटा, बड़े टुकड़ों में सॉल्ट्स जो है वो कंबाइंड फॉर्म में थे. आपने जब उनको ब्रेक किया तो सॉल्ट्स भी रिलीज हुए. अब वो क्या होंगे? लीच होंगे, धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होंगे और स्प्रेड भी होते हैं, है ना. लीचिंग के साथ स्प्रेड भी होते हैं. अनदर स्टेप और अनदर प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, इन कैटाबॉलिक प्रोसेस में मुझे ऑर्गेनिजम्स की मदद पड़ेगी ना बेटा, क्योंकि यही ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो एंजाइम्स हैं. तो आई वुड बी नीडिंग बैक्टीरिया, आई वुड बी रिक्वायरिंग फंजाई ऑल्सो. इन सब की मदद से मैं सब्सटेंसेस को क्या करूँगी? कैटाबोलाइज करूँगी, ब्रेक करूँगी. तो कैटाबॉलिज्म जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स की मदद से होगा. उसके बाद रोल आता है चौथा रोल आता है ह्यूमिफिकेशन का. ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस. क्या है बच्चों ह्यूमस? ह्यूमस एक अमॉर्फस सब्सटेंस है. इट इज अमॉर्फस सब्सटेंस. ब्लैक कलर का होता है, इट इज ब्लैक इन कलर. और उसके बाद क्या होता है? ये सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. सो इट इज़ अमॉर्फस सब्सटेंस. ब्लैक कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस को हम ह्यूमस बोलते हैं. ह्यूमस टॉप फर्टाइल लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमस के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं बेटा. दिस ह्यूमस विल सर्व टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और विल हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड विल सर्व टू इंपॉर्टेंट फंक्शन. देखिए क्या, पहला फंक्शन होगा एरिएशन, दूसरा फंक्शन होगा, ह्यूमस का दूसरा फंक्शन होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना. सो इट इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. राइट. तो ह्यूमस इतना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो गया हमारे पास कि हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं वो इजीली इसके अंदर एंटर कर सकती हैं, इजीली वाटर अब्जॉर्ब कर सकती हैं. इट कैन होल्ड वाटर, इट कैन होल्ड एयर. एरिएशन अच्छा रखेगा, मिनरल्स को भी होल्ड करके रखता है बेटा. तो जब मिनरल्स को होल्ड करके रखेगा तो प्लांट की रूट्स को वो मिनरल्स इजीली अब्जॉर्ब करते आ जाएंगे. तो ह्यूमस जो है दैट प्रोवाइड्स ऑल दीज फैसिलिटीज टू द सॉइल. देयरफॉर ह्यूमिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. अभी ह्यूमिफिकेशन में कौन काम में आएगा? मेरा यही दोस्त, यही फार्मर्स का फ्रेंड भी, विच इज कॉल्ड एज अर्थवर्म. राइट. सो ह्यूमिफिकेशन इज द अनदर स्टेप. उसके बाद स्टेप होती है मिनरलाइजेशन. फिफ्थ स्टेप इज मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और इनऑर्गेनिक मिनरल्स. इनका रिलीज होना इज नोन एज mineralization. Right. So these are the steps in any ecosystem at the time of decomposition. तो जब आप decomposition करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ने के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी. राइट. अब ये जो डिकम्पोजिशन हो चुका है, इसके बाद हम एनर्जी फ्लो की बात कर लेते हैं, जो हम काफ़ी देर से डिस्कस कर भी रहे थे, लेकिन हमने एक लेसर एक्सटेंट पे पढ़ा था. अब हम एनसीईआरटी की हेडिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं बच्चों. लेट अस टॉक अबाउट एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो का क्या मतलब है? जब भी कोई ग्रीन प्लांट है, किसी इकोसिस्टम में कोई ग्रीन प्लांट है, वो ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं. यू नो दैट. एंड प्रोड्यूसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्टिविटी. ये भी बात हमने की है कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोड्यूसर ज़रूरी है. अगर मेरे पास प्रोड्यूसर्स नहीं हैं तो डेफिनेटली मैं किसी भी इकोसिस्टम में कुछ बना नहीं पाऊंगी. तो प्रोड्यूसर्स आर मेंट फॉर प्रोडक्टिविटी, मेंट फॉर प्रोडक्शन. राइट. अब ये प्रोड्यूसर्स जो हैं ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं.
दे कैप्चर सनलाइट, बट देन डू रिमेंबर बेटा, ये सनलाइट का सिर्फ 1% कैप्चर कर पाते हैं, है ना। इनके ऊपर सनलाइट गिरेगी तो बहुत सारी, लेकिन उतनी गिरने वाली, उतनी रेडिएटेड एनर्जी का मात्र 1% ही यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ऐसा न सोचें कि जितनी भी लाइट इनके ऊपर गिरेगी ये पूरी लाइट अब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर सबको यूज़ कर लेंगे, नहीं। दे कैन यूज़ हार्डली 1% ऑफ लाइट विच फॉल ऑन देम। तो ये जो 1% ऑफ एनर्जी इनके ऊपर गिरने वाली है, इनके ऊपर फॉल होगी, उसको ये यूटिलाइज करेंगे। दिस 1% विल बी यूटिलाइज्ड, किस में यूटिलाइज होगी बेटा, यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको तो पता ही है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसी फेनोमेनन है, फूड को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है ना। तो फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट में होना है तो उसके लिए हमारे प्लांट ने जो सनलाइट है उसे अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ट्रैप करना पड़ेगा, इन द सेंस वो ट्रैप करेगा क्लोरोफिल लाइट को और उसके बाद वो फूड का फॉर्मेशन करेगा, एंड दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, isn't it? So this is available in the form of NPP, है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि प्लांट ने किया ना बेटा, तो प्लांट के अंदर तो आपने जो भी ग्रॉस होगा उसको माइनस करेंगे रेस्पिरेशन से, तो ग्रॉस को रेस्पिरेशन से माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट ओनली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड दिस इज हाउ द एंटायर वर्ल्ड सर्वाइव्स। नाउ इन प्लान्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है बेटा, इन प्लान्स के ऊपर मेरे कंज्यूमर्स डिपेंडेंट है, हमने बात की है पहले भी। तो ऑल द एनिमल्स आर डिपेंडेंट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कौन डिपेंडेंट है, हार्बीवोर। इनडायरेक्टली कौन डिपेंडेंट है, कार्निवोर। तो मैंने कह दिया कि हर प्लांट के हर एनिमल प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंज्यूमर्स। इन्हीं को मैं किसका नाम दे देती हूँ, कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर मतलब डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले हो गए, सो दे आर हर्बिवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, जो पहली बार किसी हर्बिवोर को कंज्यूम करने वाले हैं। टर्शरी कंज्यूमर मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी और सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। सी इफ इट इज टर्शरी कंज्यूमर तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर, इफ इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर तो इट इज गोइंग टू कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर, राइट। So accordingly you can choose. तो primary consumer, secondary consumer and thus we have tertiary consumer। ये एक entire pyramid है जो कि आपको बता रहा है कि इन organisms के बीच में connectivity कैसी है। मेरे पास जो first trophic level के organisms होते हैं उन्हें मैं बोलती हूँ producers। So producers are all green plants जो कि photosynthesis करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके ये एनर्जी प्रिपेयर करते हैं। इनके ऊपर आ गए सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे मेरे पास प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर आ गए थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे मेरे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड के बाद फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ गए टर्शरी कंज्यूमर, और फाइनली आई हैव ऑल द प्रेडेटर्स एट द एपेक्स। प्रेडेटर्स में वल्चर्स, ईगल्स, लायंस, टाइगर सब कुछ आ जाता है। ओके ये टॉप कार्निवोर भी कहलाते हैं बेटा, जो सबसे ऊपर आए ना प्रेडेटर्स, इन्हें मैं टॉप कार्निवोर के नाम से भी जान सकती हूँ। सो वी कॉल देम एज टॉप कार्निवोर्स एज वेल। सेकेंडरी कार्निवोर्स जो है वो ये सारे एनिमल्स हैं, जैसे स्नेक है, फॉक्स है, वल्चर्स है, इवन सेकेंडरी और टर्शरी भी बोल सकते हो आप, हाइनास वगैरह, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, कार्निवोर्स जो हर्बीवोर को कंज्यूम करते हैं दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। सो दिस इज द एंटायर मेकअप ऑफ एनी इकोसिस्टम। लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजर की पोजीशन कहाँ है, आपको तो कहीं नहीं दिख रहे होंगे डिकम्पोजर, इधर तो कहीं नहीं दिख रहे होंगे। पता है क्यों बच्चों? याद कीजिए मैंने आपसे बात की थी कि डिकम्पोजर तो किसी भी लेवल पे आकर काम कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर जाकर उन ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करके ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस कर सकते हैं। सो डिकम्पोजर्स आर अवेलेबल एट एनी ट्रॉफिक लेवल, इसलिए हमने उन्हें इस फूड चेन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया है। ओके सो डिकम्पोजर्स कैन एक्ट एनीवेयर। सो दिस इज व्हाट इज एनर्जी फ्लो। अब ये जो एनर्जी फ्लो होता है ये एक्चुअली साइंटिफिक टर्म में क्या कहना चाहिए, जो टेक्निकल टर्म है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फूड चेन। फूड चेन का साधा साधा मीनिंग बताऊं बेटा, फूड चेन का मतलब होता है ऐसा एक कनेक्शन दैट इंडिकेट्स हु ईट्स हूम।
कौन किसको खा रहा है, ये बताने का काम जो करती है वो मेरी फूड चेन करती है। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो इन एक्चुअल सेंस क्या कर रहा है, उसे एनर्जी डिराइव कर रहा है। तो फूड चेन का मतलब हो गया जहाँ पे कोई एक पोजीशन है, कोई एक जगह है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है, प्रेजेंट है, उस जगह को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। और एक ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। सो दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज फूड चेन। देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फूड चेन रन करेगी उसे मैं बोलती हूँ ग्रेजिंग फूड चेन। इस ग्रेजिंग फूड चेन में आपको फर्स्ट प्रोड्यूसर लेवल पे कोई भी प्लांट, ग्रास, कुछ भी मिल जाएगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये मेरा प्राइमरी कंज्यूमर है, दैट इज कैटरपिलर हियर, है ना, जो ग्रास को कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि घास की पत्तियों पे आपने देखा होगा कैटरपिलर्स छेद कर देते हैं। वो छेद क्यों करते हैं? क्योंकि वो उतना पोर्शन खा चुके होते हैं। इस कैटरपिलर को मेरा कभी भी फ्रॉग कंज्यूम कर लेगा, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर मी। फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम कर सकता है, टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक को हॉक या आउल कंज्यूम कर सकता है, दैट इज माई क्वाटरनरी कंज्यूमर। हॉक, वल्चर, आउल कोई भी कंज्यूम कर सकता है, पिकॉक कोई भी कंज्यूम। सो ये मेरी एक ग्रेजिंग फूड चेन हो गई, है ना। आप अपने हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन बट देन डू रिमेंबर यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो ग्रास होगी एट प्रोड्यूसर लेवल। तो ग्रास वुड बी फाउंड एट प्रोड्यूसर लेवल, राइट। तो दिस इज माई ग्रेजिंग फूड चेन। एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ है बेटा? ग्रास ने अपनी एनर्जी ग्रास हॉपर को दी, ग्रास हॉपर ने अपनी एनर्जी फ्रॉग को दी, फ्रॉग ने अपनी एनर्जी स्नेक को दी, और स्नेक ने अपनी एनर्जी आउल को दी। सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस। ये फ्लो यूनिडायरेक्शनल हुआ, है ना। कभी भी एनर्जी रिवर्स नहीं आएगी बेटा। आप ऐसा ना समझे कि आउल से वापस से ग्रास को एनर्जी मिल गई, नहीं भाई, ये कभी नहीं होने वाला। ग्रास से हमेशा एनर्जी किसको मिलेगी? आउल को मिलेगी। सो फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल इन दिस फूड चेन। इसीलिए हम फूड चेन्स को पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें इकोसिस्टम के बारे में और कुछ जानकारी तो इसी फूड चेन से मिल जाएंगी। देखते हैं हम कैसे कैसे मिल सकती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माय ग्रेजिंग फूड चेन। लेट अस टॉक अबाउट डेट्राइटिस फूड चेन, जिसका मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फूड चेन है, जिस फूड चेन में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसे मैं बोलूँगी डेट्राइटिस फूड चेन। वैसे तो डेट्राइटिवोर्स में मेरे पास बैक्टीरिया और फंगस आते हैं। तो अगर मान लीजिए ये ग्रेजिंग फूड चेन है, इस ग्रेजिंग फूड चेन में कहीं पर भी किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे कोई भी ऑर्गेनिज्म मरेगा तो उसे खाने वाला, उसे कंज्यूम करने वाला कोई डेट्राइटिवोर होगा। और ये जो भी डेट्राइटिवोर है, सपोज ये कोई ऑर्गेनिक मैटर है ना, इनमें से कोई भी मर गया, उसकी बॉडी है, डेड बॉडी है, उसे कंज्यूम करने वाले ये मेरे पास माइक्रोब्स हैं, है ना, या फिर वर्म्स हो सकते हैं। वर्म्स को ईट करने वाले, खाने वाले, ये मेरे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो डेट्राइटिवोर्स में कोई भी एक फूड चेन के अंदर जहाँ पे भी लिटर होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, उसे कंज्यूम करने वाले मेरे पास कौन होंगे? कंज्यूमर्स। दैट विल बी कॉल्ड एज डेट्राइटिवोर फूड चेन और detritus food chain, right? Let us talk about a question. Identify the possible link A, है ना, this is link A which is missing here in the following food chain. तो A क्या हो सकता है? प्लांट को इंसेक्ट खाएगा, प्लांट की एनर्जी इंसेक्ट को मिल गई, इंसेक्ट की एनर्जी फ्रॉग को मिल गई, फ्रॉग की एनर्जी किसे मिलेगी भाई, और किसकी एनर्जी ईगल को मिलेगी। तो एक फूड चेन है आपके सामने, इस फूड चेन में हमें इनमें से कोई ऑर्गेनिज्म चूज करके बिठाना है। सो फ्रॉग को वुल्फ खा तो सकता है, लेकिन वुल्फ को ईगल डायरेक्टली नहीं खा सकता, डिपेंड्स वुल्फ का साइज क्या है। पैरेट तो बिल्कुल नहीं होगा। रैबिट ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि रैबिट कैन बी इजीली होल्ड अप बाय ईगल, तो वो इजीली खा सकता है। स्नेक ऑफ कोर्स नहीं होगा, सॉरी, स्नेक इवन इज पॉसिबल, है ना, स्नेक इवन इज पॉसिबल। फ्रॉग को स्नेक खाएगा और स्नेक को हॉक या ईगल खा सकता है। सो फॉर मी हियर टू आंसर्स आर इक्वली करेक्ट, रैबिट एंड स्नेक। वुल्फ भी हो सकता है अगर वुल्फ का बच्चा हो तो, राइट। सो हियर आई कैन कंसिडर टू आंसर साइमल्टेनियसली, राइट। बट देन एज पर द आंसर की विच वॉज इशूड बाय NTA, यहाँ पे हमारे पास आंसर है C, D, आई एम सो सॉरी। तो C कैन ऑल्सो बी इक्वली
प्लेस देयर। चलिए अब इन फूड चेन्स का आपस में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को भी हम देख लें। भाई कोई एक फूड चेन का ऑर्गेनिज्म अगर किसी दूसरी फूड चेन के ऑर्गेनिज्म में मैच हो रहा है, मिल रहा है, तो उसे हम कैसे कंसिडर करेंगे? आई शो द प्रीवियस स्लाइड अगेन। सपोज लेट अस गो बैक टू ग्रेजिंग फूड चेन। ये मेरे पास ग्रेजिंग फूड चेन है। इस ग्रेजिंग फूड चेन में किसी एक जगह से एनर्जी का फ्लो दूसरे ऑर्गेनिज्म को रहा है। मैं फूड चेन को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। पहली बात तो मैंने क्या सीखी बेटा, इस फूड चेन में एनर्जी का फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल है ना। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ फ्लो हो रही है, सो द एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल। दूसरा, हमेशा प्रोड्यूसर से ही कंज्यूमर की तरफ जाएगी एनर्जी, ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे, कंज्यूमर की ही तरफ जाएगी। और जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है तो वहाँ पे हमेशा एनर्जी का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो नुकसान में जाएगा। सो देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। कब? लॉस ऑफ एनर्जी as we move from one trophic level to another trophic level, as we move from one trophic level to another. राइट अब जैसे जैसे एक लेवल को क्रॉस करके किसी दूसरे लेवल पे जाओगे बच्चों, तो हमेशा देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। एंड डू यू नो हाउ मच लॉस यू आर गोइंग टू बियर? 90% लॉस। पता है पूरा का पूरा 90% एनवायरनमेंट में एज अ हीट डिसिपेट हो जाएगा। मतलब मैं कंक्लूजन निकालूँ तो एनर्जी मिलेगी कितनी? तो ग्रास से ग्रास हॉपर को सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, ग्रास हॉपर से फ्रॉग को भी सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। मतलब जब भी एनर्जी फ्लो होगी तो 10% रूल को फॉलो करते हुए फ्लो होगी। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे एनर्जी जाने के लिए सिर्फ 10% लगेगा और एनर्जी का जो वेस्ट होगा वो कितना होगा? 90%। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस टू लिंडमैन्स 10% लॉ। इसे हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं। We call it as 10% law of energy transfer। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पास ऑन हो रही है और इस पास ऑन होते टाइम पे हमेशा 10% इज लॉस्ट, राइट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे मैं एक बार इस फूड चेन को फिर से बना रही हूँ आपके लिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस फूड चेन में से अगर मैं किसी एक ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दूँ तो मुझे क्या इम्पैक्ट मिलेगा। सो सपोज ये ग्रास है और ग्रास को चलो डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया। ये मैंने एक और छोटी सी फूड चेन ले ली आपके सामने। अगर इस फूड चेन में से मैं डियर को निकाल दूं तो क्या लगता है आपको, क्या टाइगर की पॉपुलेशन पे कोई असर होना है? हमें इस फूड चेन के हिसाब से तो डेफिनेटली दिख रहा है कि होना है। क्यों भाई? क्योंकि टाइगर का खाना कौन था? डियर था। टाइगर ने डियर को खाया, तो अगर डियर हट गया, डियर रिमूव हो गया, तो टाइगर भी मरना शुरू हो जाएंगे, राइट। अच्छा, क्या ग्रास के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अभी ग्रास को खाने वाला कोई नहीं रहा तो ग्रास का नंबर क्या हो जाएगा? सडनली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं ऐसा देखूं कि दोनों ट्रॉफिक लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है तो डेफिनेटली आंसर वुड बी यस। इधर टाइगर का नंबर कम हो गया क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया और उधर पे ग्रास का नंबर बढ़ गया क्योंकि उसको खाने वाला कोई नहीं रहा। इजंट इट? ये तो बेटा फूड चेन एक सिंगल जब आप देख रहे हैं तब आपने बोल दी बात, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि फूड चेन के अलावा एक और कनेक्शन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उसे हम बोलते हैं फूड वेब, राइट। तो अब हम फूड वेब का डिस्कशन करेंगे कि फूड वेब में कैसे ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं और कैसे फूड को, या यूँ कहूँ तो एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्योंकि फूड चेन होती है बेटा, इसलिए इस टाइगर को अगर डियर नहीं मिला ना तो इट इज़ गोइंग टू ईट समथिंग एल्स, है ना। ग्रास को अगर डियर ने नहीं खाया तो कोई और ग्रास को खा रहा है, तो ग्रास का नंबर बढ़ेगा नहीं, टाइगर का नंबर जो है वो कम होगा नहीं। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट फूड वेब। फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है और ये फूड के टर्म्स में या एनर्जी के टर्म्स में कनेक्शन है, राइट। इतना हमारा डिस्कशन हुआ है। लेकिन नेचर में इंडिपेंडेंट फूड चेन्स केवल एग्जिस्ट करती हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो फूड चेन्स का लिंकिंग होता है या फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन होता है।
और ये जो इंटरकनेक्शन है मेरे पास फूड चेन का, इसी को मैं एक दूसरा नाम बोलती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज वेब, फूड वेब, राइट। तो बच्चों वेब टर्म से आपके दिमाग में चीज़ें आ ही गई होंगी कि बहुत सारी लिंक्स जो है वो आपस में इंटरलिंकिंग हो रही हैं, बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक होकर एक वेब क्रिएट कर रही हैं, इसीलिए इसे हमने बोला है फूड वेब, राइट। क्योंकि ये सारी फूड चेन्स आपस में जब लिंक कर रही हैं तो किस पर्पस से कर रही हैं? फूड के पर्पस से ना, दे वांट टू एक्सचेंज फूड, एनिमल्स दे वांट टू एक्सचेंज फूड, रादर दे वांट टू एक्सचेंज एनर्जी, इजंट इट? तो एनर्जी को एक्सचेंज करना है, इसीलिए सारी फूड चेन्स का आपस में लिंकिंग हो जाता है, और इन लिंक्ड फूड चेन्स को हम बोलते हैं फूड वेब। तो फूड वेब नेचर में एग्जिस्ट करती है, इन अ राइट सेंस इफ वी कैन से फूड चेन का एग्जिस्टेंस कम है, फूड वेब का एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट फूड चेन्स तो पॉसिबल ही नहीं है नेचर में। कारण ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है ना बेटा कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म अवेलेबल ही हो। मेरी बात समझने की कोशिश करना। सपोज़ ये ग्रास लिखी है मैंने, इस ग्रास को ग्रास हॉपर खाए, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा ले, और फ्रॉग को कोई स्नेक खा ले, राइट। तो ज़रूरी तो नहीं है कि स्नेक को हमेशा फ्रॉग अवेलेबल ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है फ्रॉग को ग्रास हॉपर हमेशा अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबल ना हो। तो हमेशा नेचर में फूड चेन्स एग्जिस्ट करेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर इज ऑलवेज इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फूड वेब। सो नेचुरल इंटरकनेक्शंस होते हैं फूड चेन्स के, और उन्हें हम फूड वेब बोलते हैं। अब एक बात याद रखिएगा बच्चों, इस फूड वेब से हम कुछ और कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने एक बात पूछी थी कि अगर सपोज किसी एक ट्रॉफिक लेवल से तुम किसी एक ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दोगे तो क्या किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? हमने ये फूड चेन बनाई थी, रिमेंबर। मैं अगर यहाँ से डियर को रिमूव कर दूँ तो क्या टाइगर की पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या प्लांट्स की पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो हमने कहा था यस पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पर वो कब पड़ेगा बच्चों? जब मैं फूड चेन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इन फूड चेन्स को कनेक्ट कर दूं और ये मान के चलूं कि सिर्फ टाइगर के पास डियर ही खाने के लिए एक फूड है, ऐसा नहीं है ना? तो मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगी? ये एंटायर इंटरकनेक्शन जनरेट हो जाएगा, और इसे मैं कहूँगी फूड वेब। देखिए फूड वेब में प्रोड्यूसर का लेवल तो फिक्स है बच्चों, प्रोड्यूसर तो वही रहेंगे, मेरे प्लांट्स रहेंगे। ये मेरे प्लांट्स या ग्रास हो गए, है ना, ये सब प्रोड्यूसर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हो गए। हो सकता है कि किसी एक प्लांट के प्रोडक्ट को, सपोज मैंगो है तो मैंगो को कंज्यूम करने या मैंगो के आसपास आपको फ्रूट फ्लाइज दिखेंगे विच आर ड्रोसोफिला, इजंट इट? ये फ्रूट फ्लाइज मैंगो के आसपास होवर करती रहती हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इन फ्रूट फ्लाइज को ड्रैगन फ्लाइज कंज्यूम कर सकती हैं, ड्रैगन फ्लाइज को हमारे फ्रॉग कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। ड्रैगन फ्लाइज कैन बी कंज्यूम्ड बाय फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, स्नेक को हॉक खा सकता है। तो ये मेरी फूड चेन यहाँ से शुरू होकर ऐसे मूव करी और यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, राइट। मैं देखूँ तो ये मेरे पास ईगल जो है वो क्या हो गया बेटा? टॉप कार्निवोर हो गया, और प्रोड्यूसर आपको पता ही है, बीच के कंज्यूमर्स आप डिफाइन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब एक दूसरी फूड चेन देख लेते हैं इसी में। सपोज ये मेरा फ्लावरिंग प्लांट है, इस फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर बटरफ्लाई होवर कर रही है, बटरफ्लाई से नेक्टर ले रही है। इस बटरफ्लाई को फ्रॉग ने देख लिया, पकड़ लिया, खा लिया। फ्रॉग को फिर से किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया, राइट। फ्रॉग को डायरेक्टली ईगल भी खा सकता है, तो ये फूड चेन यहीं टर्मिनेट हो गई, मतलब यहाँ से निकल के ये फूड चेन यहाँ टर्मिनेट हो गई, या फिर यहाँ से निकल के ये फूड चेन यहाँ टर्मिनेट हो गई, राइट। तो हमारे पास ये सारे इंटरलिंकिंग्स हैं। इसमें क्या कंक्लूजन देख सकते हैं आप? अगर आप बटरफ्लाई को रिमूव कर देंगे तो क्या ड्रैगन फ्लाई मर जाएगी? व्हाट डू यू से? नहीं मरेगी भाई, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई तो और भी कई लोगों को खा सकती है, फ्रूट फ्लाई को भी खा सकती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ बटरफ्लाई को खाइए, और भी तरीके के इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर पाती है। तो इसीलिए किसी एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को अगर आप रिमूव कर देंगे तो दूसरी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स भी मर जाएंगे। एकदम से ये पॉसिबल नहीं है, ग्रेजुअली डेफिनेटली इकोसिस्टम में इम्बैलेंस होगा, लेकिन इनिशियली इम्बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होगा।
राइट। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर इन फूड वेब्स की बात मैं करूँ, इन फूड वेब्स के लिंकिंग की मैं बात करूँ, तो किसी एक जगह के ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने से द एंटायर फूड चेन इज़ नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड, isn't it? So this is what is the concept of food web. अब अगर सपोज मैं किसी भी इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट में प्रोडक्टिविटी की बात करूं, तो मैंने आपसे पहले भी बात की हुई है बेटा कि एक अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम को डेजर्ट से मैं कंपेयर करूं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, मतलब ग्रास जो है, उनका प्रोडक्टिविटी हाई होगा एज कंपेयर टू डेजर्ट, राइट। ग्रास की प्रोडक्टिविटी वुड बी हायर एज कंपेयर टू डेजर्ट। क्यों बेटा? क्योंकि डेजर्ट्स में आप बहुत ज़्यादा, डेजर्ट में पूरी ड्राई कंडीशन है, प्लांट्स का नंबर कम है, और प्लांट्स का नंबर कम होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फोटोसिंथेसिस का रेट डेजर्ट में कम होने से प्रोडक्टिविटी इज़ लेस, और यहाँ पर किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी इज़ हाई। पर अब एक बात और सुनिएगा मेरी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से समझ के सुन के अब्जॉर्ब कर लीजिए। आपने ओशियंस में कोरल रीफ्स के बारे में सुना है। अगर मैं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करूं, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मुझे कहाँ पे मिलेगी? किसी भी ओशन इकोसिस्टम में कोरल रीफ्स में मिलेगी। पता है क्यों? भाई आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मैम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है, कोरल रीफ में तो फोटोसिंथेसिस होना नहीं है, तो फिर क्यों हम इन दोनों के कंपैरिजन में भी, ग्रास और कोरल रीफ के कंपैरिजन में भी कोरल रीफ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है? रीज़न बेटा, एक तो कोरल रीफ जहाँ पे है वहाँ पे वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, राइट, शैलो वाटर है, और दूसरा वहाँ पे वार्मथ है, इसके कारण वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी बात, हम जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेरे पास ग्रासलैंड की जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ मोर, राइट। क्यों बेटा? क्योंकि पहली बात तो नेचर में या फॉरेस्ट की बात करूं, स्ट्रैटिफिकेशन फॉलो होता है। स्ट्रैटिफिकेशन हम देख चुके हैं, हम जान चुके हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, लेयर्स हैं। तो हमारे ट्रीज जो है ना बेटा, वो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज है, और क्योंकि वो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज है इसलिए मैं उसे स्ट्रैटिफिकेशन बोलती हूँ। इसका फ़ायदा पता है क्या है? जो टॉल ट्रीज़ हैं उनको भी सनलाइट सफिशेंट रिसीव हो रही है, जो शॉर्ट ट्रीज़ हैं, लेस हाइटेड हैं, उनको भी सफिशेंट सनलाइट रिसीव हो रही है। मतलब कोई भी यहाँ पे स्कैर्सिटी में नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी सॉइल में ज़्यादा होती है। सो मिनरल्स आर रेडिली अवेलेबल, सनलाइट इज़ रेडिली अवेलेबल, दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनाया हुआ या डीकम्पोजर से बनाया हुआ ह्यूमस भी रेडिली अवेलेबल है। इन सभी फैक्टर्स के कारण ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ओशन में कोरल रीफ्स की ज़्यादा क्यों होंगी वो मैंने आपको बता दिया, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ, सिर्फ कोरल रीफ को हटा दूँ तो ओशंस की प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस रहेगी। ओशंस विल हैव लेस प्रोडक्टिविटी। क्या रीज़न है बेटा इसका? इसका रीज़न यही है, अब ये डिपेंड करता है टेम्परेट फॉरेस्ट है या आपका ट्रॉपिक फॉरेस्ट है, वो उन टेम्परेट ओशंस है या ट्रॉपिक ओशंस है, उस पर डिपेंड करता है। इसका रीज़न है जहाँ पे सीजनल वेरिएशंस होंगे। देखिए इमेजिन कीजिएगा, अगर ये मेरा ओशन है, यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस अगर हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, समर आ रहे हैं, विंटर आ रहे हैं, तो इस तरीके के जब वेरिएशंस होंगे तो जो ऊपर का पानी है, ऊपर का पानी अगर वार्म हो गया है, ठीक है, तो वो वार्म होने के बाद नीचे और नीचे का पानी ऊपर, ये दोनों जगह सर्कुलेट होता रहेगा। तो वार्म और कोल्ड वाटर ड्यू टू सीजनल वेरिएशंस ऊपर और नीचे मूव करते रहेंगे, सर्कुलेशन में रहेंगे, राइट। जब ये सर्कुलेशन में रहेंगे बेटा तो ये मिनरल्स को भी सर्कुलेट करते रहेंगे, और मिनरल्स के प्रॉपर सर्कुलेशन के कारण क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनको मिनरल्स अवेलेबल होंगे, दे कैन ग्रो एंड दे कैन गिव राइज टू द स्टार्च फॉर्मेशन, और दे कैन फॉर्म द स्टार्च, राइट। लेकिन अगर आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें जहाँ पे इस ओशन में सीजनल वेरिएशन बिल्कुल नहीं है, देयर इज़ नो सीजनल वेरिएशन, सो देयर इज़ नो टर्निंग अप ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर,
पानी स्टैग्नेंट है, जैसा है वैसा का वैसा ही है। मिनरल्स नीचे बॉटम पे सिंक हो चुके हैं, अब मिनरल्स ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो अवेलेबल तो हैं भाई। समुद्र के पानी में मिनरल्स हैं, लेकिन उन मिनरल्स में एक मिनरल की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है, जो कि मेरे प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था या होता है, उसे मैं बोलती हूँ नाइट्रोजन। ठीक है, फॉस्फोरस भी नहीं बेटा इतना। आप याद करिए, आपने एल्गल ब्लूम्स पढ़े हैं, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस पढ़ी है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जितना भी नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स जो है वो पानी के साथ बहकर आपके पॉन्ड में आए, और एल्गी को जैसे ही नाइट्रोजन का सोर्स मिल गया, उसने रैपिड ग्रोथ शुरू कर दी। याद आता है आपको ये? तो अगर यही नाइट्रोजन यहाँ भी अवेलेबल होता तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा होता, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट क्वांटिटी में, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगा, लेसर रेट पे होगा। सो दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इजंट इट? अब अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को ले लूँ, तो वहाँ पे ग्राउंड से ऊपर जितने प्लांट्स हैं, ये मेरा ग्राउंड है, और इससे ऊपर जितने प्लांट्स हैं मेरे पास, इन प्लांट्स के बायोमास को मैं कहती हूँ स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब ऑलरेडी जो ग्राउंड से ऊपर क्रॉप लगी हुई है और उसने जितना भी प्रोडक्शन किया है, जितना भी बायोमास उसने बनाया है, उसे मैं बोलती हूँ स्टैंडिंग क्रॉप, राइट? सो स्टैंडिंग क्रॉप इज नथिंग बट इट इज अवेलेबल बायोमास, कि आपको कितना बायोमास मिल रहा है, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, राइट? अब देखिए, अगर इस स्टैंडिंग बायोमास की मैं बात करूं, तो ये स्टैंडिंग बायोमास किसी फूड चेन से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? किसी भी फूड चेन में जो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कंसिडर दिस फूड चेन, यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं, ऑफ कोर्स प्लांट्स का बायोमास ज़्यादा होगा, और इसका ज़्यादा बायोमास ही तो अगले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के डाइट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डियर कंसिडर कर लें, तो अगर यहाँ पे डियर होगा तो डियर को कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा बायोमास प्रोवाइड करना पड़ेगा। डियर ने वो बायोमास कंज्यूम किया, और उसके बाद डियर ने अपना कुछ सेकेंडरी प्रोडक्शन किया, फिर वो सेकेंडरी प्रोडक्शन एनर्जी के फॉर्म में नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होगा। इमेजिन हियर टाइगर, तो अगर यहाँ पे टाइगर और बर्ड वॉटेवर, ये डियर की जगह पे अगर मैं वर्म ले लूँ, तो वर्म का बायोमास और बर्ड के बायोमास में डिफरेंस है। ऑब्वियसली बर्ड्स को ज़्यादा वर्म्स चाहिए होंगे, सो दैट बर्ड का बायोमास जस्टिफाइड रहे, बर्ड को सफिशेंट खाना मिल सके, इसलिए बर्ड्स का फीडिंग जो होगा, फीड जो होगा, दैट विल बी मोर, है ना? एंड इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ बर्ड्स, वी शुड हैव मोर वर्म्स, और वही ज़्यादा वर्म्स, उसका नंबर, मतलब उन वर्म्स का नंबर हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे जो बर्ड्स अवेलेबल हैं उनका नीड सेटिस्फाई हो सके। उसी तरह वर्म्स के लिए, एक वर्म के लिए मुझे सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्लांट रखना पड़ेगा, सो दैट उसका जो हंगर है वो सेटिस्फाई हो सके, राइट? तो अगर किसी भी फूड चेन में मैं एनर्जी फ्लो को देखूंगी, तो वो एनर्जी फ्लो हमेशा ही प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होना है। हमने पहले भी बात की हुई है इसके बारे में। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ही तरफ हमेशा फूड का फ्लो होता है, और ये फूड का फ्लो एनर्जी के टर्म्स में होता है। रिमेंबर 10% लॉ हमने बात की हुई है कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, सो देयर विल बी 90% एनर्जी इज गोइंग टू गेट लॉस, ठीक है, एंड ओनली 10% फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू गेट अब्जॉर्ब्ड or utilized, right? So this is what is basically the law of energy transfer. Lindemann ने प्रपोज किया था, इसलिए इसे हम Lindemann's 10% law भी बोलते हैं। So I hope this is clear to all of you. Let us talk about a question. Mass of living matter at a trophic level in an area at any time is called as. किसी भी जगह पे जो मास है किसी पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसे स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, या क्या हम उसे स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं? ऑफ कोर्स CND तो लिस्ट में है ही नहीं। ह्यूमस आपको पता है एक अमॉर्फस सॉलिड है जो कि सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। डेट्राइटिस जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जिसे डिकम्पोजर्स ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टैंडिंग क्रॉप इज़ लिविंग बायोमास, एंड स्टैंडिंग स्टेट जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है।
ठीक है बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो अभी हम अगले बस थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, राइट? सो आंसर हियर इज बी, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप।